एक्सक्लूसिव, मैं हूं पद्मजा जोशी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हर मंच पर जाकर मानवाधिकारों की बात करते हैं, हर मंच पर वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इमरान खान के राज में मानवाधिकार, यहां तक कि मानव की जान की कीमत महज 50,000 रुपए है। इमरान खान जो जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ अत्याचार की बात कहते हैं, उनके पाकिस्तान में एक 19 साल के बच्चे के हाथ में बंदूक दे दी जाती है। पाकिस्तान के आडंबर की पोल खुद पाकिस्तान ने ही आज खोल दी है, जब 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने आज बताया कि जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में 19 साल के एक आतंकी अली बाबर पात्रा को जिंदा पकड़ा गया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है यह अली बाबर और कैसे उसने पूछताछ में पाकिस्तान की एक एक पोल खोल के रख दी। देखिए ये रिपोर्ट। अली बाबर पात्रा ये सिर्फ 19 साल का लड़का है जिसकी मजबूरी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने आतंकवादी बना दिया। इमरान खान कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इमरान खान मानवाधिकारों को ऊंचे सुर में गाते हैं और उन्हीं की धरती पर स्कूल में पढ़ने वाला एक गरीब छात्र बाबर आतंकवादी अली बाबर पात्रा बन जाता है। So due precautions were taken and he was taken into own custody. Once we took this individual into custody, he has made some revelations which I'll now give you. He has identified himself as Ali Babar Patra. Ali Babar Patra, aged 19 years, son of late Muhammad Latif, resident of Dipalpur, district Okara, Punjab of Pakistan. बाबर ने पाकिस्तान में दीपालपुर के ओकारा से ताल्लुक रखता है। बाबर की मां के इलाज के लिए उसे 20,000 रुपए दिए और इन 20,000 रुपयों के एवज में उससे उसकी जिंदगी मांग ली। बाबर को 30,000 रुपए बाद में और दिए गए। उसे 2019 में पाकिस्तान में गढ़ी स्थित हबीबुल्लाह कैंप में 3 हफ्तों की ट्रेनिंग दी गई और उसे मरने के लिए भारतीय सीमा में दाखिल करा दिया गया। बाबर के साथी आतंकी को सेना ने मार गिराया। 19 साल के बाबर ने अपनी जान बख्श देने की सेना से अपील की। Thereafter, an encounter ensued. Out of these 2 terrorists, 1 terrorist was neutralized on the morning of 26th. Once this terrorist was neutralized, his accomplice, he pleaded to us for us to spare his life. There was a lot of shouting. He asked us to spare his life. इमरान खान, आप भी सुनिए। भारतीय सेना ने उस अली बाबर की जान बख्श दी जिसे आपने आतंकवादी बनाया है। अली बाबर ने सेना को बताया कि किस तरह से उसे आतंकवादी बना दिया गया। He has admitted that he is a member of Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit, and giving details of his training, he has revealed that he underwent a 3 weeks course in 2019 at Khyber camp, Gadi Habibullah, Muzaffarabad. That's the location of his training camp that he has revealed. Subsequently, after training, he was sent home, and thereafter he was recalled for some important task this year. Individual has given the details of his residence. He has also given the contact number of his mother. 19 साल के बाबर को पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई। ये खुद बाबर ने कबूल किया है। उसने ये भी बताया कि उसे इसी साल किसी खास काम के लिए भारत भेजा गया। While he claims, the surrender terrorist, he claims that he was informed by his handlers, by the group, that he is to drop a supply in the area of Patan. That's the information he was given. He was told that he is going to drop a supply at Patan. But when we go over the recoveries and modus operandi, it is quite possible that these infiltrating groups had come here for some kind of a strike which went beyond just a supply drop.
19 साल के ट्रेंड आतंकवादी के मुताबिक वो हथियारों की सप्लाई के लिए भेजा गया, लेकिन सेना ने जब हथियारों की मात्रा जांची तो पता लगा कि पाकिस्तान का मकसद कुछ बड़ा करने का था। Now, if I invite your attention to the fact that this infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala, this is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. It is also revealed that this infiltration group was supported from the Pakistani side by 3 porters who had come till the line of control along with supplies. The Pakistani post opposite this area is the Jabari post. Now, movement of such large group of people cannot take place without active complicity of the Pakistan army deployed on the other side. सलामाबाद नाला ये वही जगह है जहां से आतंकवादी 2016 में उरी सेक्टर में घुसे थे, जिसके बाद उन्होंने उरी में सेना पर हमला किया था। तब भी और अब भी इसी एरिया से घुसपैठ बिना पाकिस्तान की सेना की मदद के नहीं हो सकती है। वो इसीलिए क्योंकि इसके पास स्थित जावेरी पोस्ट पर पाकिस्तान की सेना तैनात होती है। सेना का कहना है कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहा है। 18 सितंबर को भी पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से आए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में अमन चैन ही पाकिस्तान की बौखलाहट है। बौखलाया पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है। पाकिस्तान लगातार किसी बड़ी स्ट्राइक की कोशिश में है। पाकिस्तान की नापाक कोशिश हर बार बार नाकाम होती है, लेकिन वो बाज नहीं आती। पिछले 7 दिनों में भारत ने 7 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान में युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग देना बदस्तूर जारी है। मुंबई हमलों में पकड़ा गया 23 साल का कसाबू या फिर उरी में पकड़ा गया अली बाबर पात्रा। ईशान वानी, टाइम्स नाउ, नव भारत, श्रीनगर। उरी सेक्टर में सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। सेना का कहना है कि पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकियों का प्लान किसी बड़े हमले को अंजाम देना था। हमारे संवाददाता ईशान वानी अब आपको ये दिखाएंगे कि ये आतंकवादी, जिनमें से एक मारा गया है और एक को जिंदा पकड़ा गया है, उनके पास से कौन कौन से हथियार और असलहा बरामद हुआ है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है जो बाबर से रिकवर किया गया है, जो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखता था, जिसे इन्फिल्ट्रेशन किया और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेनेड, मैगजीन्स, पिस्टल और बहुत सारा असला जो है उससे रिकवर किया गया। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि कटर्स भी वहाँ पे हैं, जो कि तार अगर लगी हुई है एलओसी पे तो उसको कट किया जाए और इन्फिल्ट्रेट किया जाए, तो वो भी इनके पास था। ड्राई फ्रूट आप देख रहे हैं, वहाँ पे ड्राई फ्रूट भी मौजूद है ताकि अगर खाना ना मिले तो काफी दिन तक वो चलते रहें। बताया ये जा रहा है कि बाबर जो है एक और इन्फिल्ट्रेटर के साथ थे जिसका नाम अनस है, और जिसके बाद उनको पटन में बोला गया था पहुंचने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी भारी तादाद में आर्म्स एंड एम्यूनिशन है और उनका टारगेट था पटन पहुंचना, जिसके बाद उनको और लड़कों को रिक्रूट करना कश्मीर में मकसद था। कैमरा पर्सन शफीक के साथ ईशान वानी, टाइम्स ऑफ भारत। क्या अब ये हालत हो गई है पाकिस्तान की कि 19, 20, 17, 18 साल के लड़कों के हाथ में बंदूक थमा के उनको महज 50,000 रुपए का लालच देकर के मौत के मुंह में धकेलने को वो तैयार हो गए हैं। और ना सिर्फ वो ये करते हैं बल्कि उसी दूसरे हाथ पर वो मानवाधिकारों की बड़ी बड़ी बातें अंतरराष्ट्रीय फोरम्स में करते हैं। कमर चीमा राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं। पीटीआई यानी कि इस्लाम पाकिस्तान, तहरीके इंसाफ पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, जो रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान की, उसके नेता अब्दुल समद याकूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल AK सिवाच रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर सबसे पहले आपको ये बताती हूं कि ये कैसे ये पूरी यात्रा पूरी की इस 19 साल के लड़के ने, कैसे क्लास 7 में पढ़ने वाला ये बच्चा एक आतंकवादी बना और कैसे इसको सीमा पार भारत में भेजा गया। यह है अली बाबर, महज 19 साल का है, दीपालपुर का रहने वाला है, ओकारा जिला है इसका, और पाकिस्तान की जो पंजाब
प्रोविंस है उसका रहने वाला है। यहाँ पर इसके पिताजी के गुजर जाने के बाद बहुत गरीबी में इसकी जिंदगी चल रही थी। इनकी जो माता जी हैं उनको एक ऑपरेशन की जरूरत थी, तो 50,000 रुपए का लालच दे करके इसको आतंकी बनाया गया। 435 किलोमीटर दूर मरकज़े खैबर में जनवरी 2019 में इसको टेरर कैंप, जो लश्कर का टेरर कैंप है, वहां ले जाया गया। यहां पर इसको महज 21 दिन की टेरर ट्रेनिंग दी। अब आप सोचिए 19 साल का लड़का 21 दिन में क्या ही ट्रेनिंग ले पाएगा। बस उसको इतना समझा दिया गया कि कैसे एक बंदूक को पकड़ना है, उसको फायर करना है। 21 दिन की ये ट्रेनिंग दी और फिर 2021 इस साल अप्रैल में जब इसका मिशन तय किया गया तब इसको एक रिफ्रेशर कोर्स दिया गया, वो भी सिर्फ 8 दिन का रिफ्रेशर कोर्स। 12 से 20 अप्रैल के बीच का 8 दिन का रिफ्रेशर कोर्स इसको दिया गया। उसके बाद यहां से इसको भेजा गया हल्लन शुमाली। 23 अप्रैल 2021 में यहां पहुंचे। 4 महीने यहां पर आतंकवादी रुके। कुल 6 आतंकवादी थे जो यहां पर जमा हुए। इनको एक टेक्निकल कोर्स कराया गया। क्या होता है टेक्निकल कोर्स? कैसे जीपीएस को मैनेज करना है, वायरलेस सेट है उस पर कैसे अपने हैंडलर से बात करनी है, तो ये सब 4 महीने का टेक्निकल कोर्स उन्होंने किया। उसके बाद सीमा पार उनको भेजा गया एक ग्रीन पैच एरिया, जहां सितंबर के महीने में 18 तारीख को भारतीय सेना के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ चली 23 तारीख तक। जो 6 आतंकवादी घुसे थे, अगर हम दिखा सकें वो ग्रीन पैच, जो 6 आतंकवादी यहां पर घुसे थे उनमें से 4 वापस एलसी के इस तरफ भाग के आ गए। 2 आतंकी भारत में दाखिल हुए। 18 सितंबर को ये हुआ। आगे बढ़ते हैं आप। ग्रीन पैच में पहले कांटेक्ट हुआ जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी थी। उसके बाद 26 सितंबर को कारी अनस जो कि 33 साल का था वो एनकाउंटर में ढेर हो गया, और अली बाबर जो कि 19 साल का लड़का है उसने खुद सरेंडर किया। और जो आर्मी के हमारे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जिस तरीके की ये 3 हफ्ते की ट्रेनिंग इसको दी गई थी, ये कथित आतंकवादी इतना डर गया था कि जैसे ही पेट्रोल पार्टी से इसका सामना हुआ इसने खुद ही अपने हथियार रख दिए और कहा मुझे मारिए मत, मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। कैसे एक बच्चा ही बोलेंगे उसको, एक बच्चे को आतंकवादी बना करके मौत के मुंह में धकेला गया। ये अब साफ हो गया है इस 19 साल के लड़के की पूरी रेवोल्यूशन से। ईशान वानी हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से जुड़ गए हैं, उड़ी से हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त। ईशान, क्या ये ऑपरेशन में 6 ही लोग थे जो 4 भाग गए हैं, 1 मारा गया है और 1 कब्जे में लिया गया है, या और भी लोग मौजूद हो सकते हैं? क्योंकि जो 18 तारीख को खबरें आ रही थी 6 से 12 लोगों की बातें कर रहे थे। जी बिल्कुल, हमने जब से लगातार 18 से ऑपरेशन हुआ तब से पहले ही 3 को मार गिराया गया जो कि सिलिकोट के सेक्टर से था, और उसके बाद ही जो ऑपरेशन लगातार जारी था, क्योंकि आर्मी को पहले ही इनपुट से और थर्मल इमेजिंग से ये पता चला था कि ये ग्रुप जो है 2 और 4 में बटा हुआ था। 4 पीछे थे और 2 आगे थे, और जैसे ही फायरिंग हुई जो ये बाबर है इसने आगे बढ़ा और ये एक्चुअली खाई में गिर गया। जो हमारी बातचीत कुछ मिनटों के लिए हुई आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आर्मी ने मीडिया को उनके सामने लाया और उन्होंने ये बताया कि जैसे ही गोलीबारी हुई वो डर गया और उसने एक छलांग लगाई और वो जो है एलसी के इस पार आ गया, और जिसके बाद ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया आर्मी की तरफ से। हालांकि उन्होंने 2-3 जगह पर कांटेक्ट जब एस्टैब्लिश हुआ था आर्मी के साथ, भागने की कोशिश की, लेकिन आर्मी ने पेट्रोलिंग इतनी ज़्यादा लगा दी थी कि और फौजी को लाया था ताकि ये भाग ना सके। और उसका खुद यही कहना था कि जब पेट्रोलिंग ने पूरी तरीके से हर साइड से जो कॉर्नर कर लिया था तो उनके लिए निकलना मुश्किल हो गया था। हालांकि वो वापस जाना चाहते थे फायरिंग के बाद, और उसने जो उसके साथ अनस नाम का लड़का था उसको भी कन्विंस किया था कि हम सरेंडर करते हैं, लेकिन अनस क्योंकि उसका कहना था कि काफी सालों से लश्कर के साथ जुड़ा हुआ था तो उसने सरेंडर करने से मना कर दिया। और जैसे ही गोलीबारी हुई और अनस को मार गिराया गया, तभी जब उसने उसकी बॉडी देखी उसने डिसाइड कर लिया कि वो हथियार छोड़ देगा, और जिसके बाद उसने आर्मी को पुकारा और कहा कि वो सरेंडर करेगा। हालांकि ये लड़का जो है अपने माँ बाप के लिए भी एक संदेश छोड़ गया है जो कि हम कुछ ही देर में आपको भेजेंगे, और उसको जो है उसका यही कहना था कि उसके जब पिताजी की देहांत हो गया तब उसको एक फैक्ट्री में नौकरी मिली और वहां पर वो जो है एक लश्कर के ऑपरेटिव से मिला जिसने उसको ट्रेनिंग कैंप लिया, और जिसके बाद उसको पैसे देकर उसको ट्रेनिंग दी गई। हालांकि उसको घर भी भेजा गया काफी समय टाइम के लिए, और जब सही मौका आया तो उसको बोला गया कि उसको इन्फिल्ट्रेट करना है। तो कुल मिलाकर आर्मी का कहना है कि 7 को जो है मार गिराया गया है, जिसमें से 6 को मार गिराया गया और 1 को जो है एप्रीहेंड कर लिया गया इस ऑपरेशन में, और ऑपरेशन खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी उनके पास इनपुट है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए एलओसी पर कड़ी तैनाती है। जी ईशान, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगी कि
कैसे आप ये बात को मंजूर कर सकते हैं अब्दुल समद साहब कि एक 19 साल के लड़के को इस तरीके से दहशतगर्द बना दिया जाए? देखिए, 19 साल के लड़के को पैसों की या 50,000 रुपए की मामूली अमाउंट के ऊपर तो नहीं मोटिवेट किया जा सकता। और इस बात हमने कभी इनकार नहीं किया कि रेडिकलाइजेशन है, कुछ लोग पहले ज्यादा थे, अब जरा कुछ कम है। और जाहिर बात है, सिर्फ आपके यहाँ ये नहीं हो रहा, आपके LOC के ऊपर ये नहीं हो रहा, इससे ज्यादा तो जो शहादतें हैं वो हमारी फोर्स की हो रही हैं दूसरे बॉर्डर के ऊपर, अफगानिस्तान। सर, आप इस लड़के की बात कीजिए। जहां तक बाबर की बात है, आपके प्रधानमंत्री UN में जाकर के कहते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। इसके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है कि जिसकी मां का ऑपरेशन होना है तो आप उसको कहते हैं लो 30,000 रुपए, जाओ मरने के लिए इंडिया में जाओ। इसके ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ? बाबर की तस्वीर दिखाइए और सिर्फ बाबर की तस्वीर स्क्रीन पर रखिए। देखें, आप उसकी स्टेटमेंट पे जा रही हैं। मैं इस चीज को बेहतर समझ सकता हूं कि कोई भी शख्स 30,000 50,000 के पीछे ये बॉर्डर्स क्रॉस नहीं किया करते, जिहाद या ये टेररिज्म नहीं किया करते। वो मोटिवेशनल, उनको किसी और तरह से मोटिवेट किया जाता है। वो यहाँ से ठीक है, अगर कुछ थोड़ी सी तादाद में अब जरूर रह गए, आपने भी बॉर्डर को फेंस कर दिया और आपकी जो 9 लाख फौज बैठी है, जाहिर बात है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम ही यही है कि इस इन्फिल्ट्रेशन को रोके। और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज आप फेस कर रहे हैं वो हम भी फेस कर रहे हैं। सर, आप फेस नहीं कर रहे हैं, आप फेस नहीं कर रहे हैं। फरवरी में आपने मांगा सीज फायर, उसके बाद से जब सीज फायर चल रहा था अप्रैल के महीने में, आप इस आदमी को रिफ्रेशर कोर्स दे रहे थे अप्रैल में। हम नहीं चला रहे हैं टेरर कैंप बहावलपुर में, वो आप चला रहे हैं साहब। देखिए, ये इल्जाम, आप क्या ये इल्जाम साबित कर सकती है कि अरे आपका खुद का बंदा बोल रहा है, आपका खुद का आदमी बोल रहा है। अब कसब की तरह आप ये कहेंगे कि ये भी पंजाब का रहने वाला नहीं है। बात को प्रूफ यही तो आपके और हमारे अब तक तो इसकी माँ बहन जितने इसके घर वाले होंगे सबको उठा के ले गए होंगे आपके लोग, जैसे कसब के घर वालों को ले गए थे। नहीं, इस तरह से नहीं होता। वो कसाब की भी बात और थी, वो भी अगर गया था तो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था, स्टेट की पॉलिसी नहीं है। स्टेट ने तो क्रश कर दिया इनको। कितनी तंजीमें, क्या कोई यहाँ से कोई फंड कलेक्ट कर सकता है? क्या कोई एक आइडेंटिफाई कर दे कि पाकिस्तान में मुझे आप एक कैंप बताएं? अरे पंजाब में आपकी जो सरकार थी, पंजाब में आपकी सरकार ने बकायदा जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको सरकारी फंड से पैसे दिए थे, हाफिज सईद के फंड ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? तो पूरी दुनिया जानती है। सईद की उनको कोई फंड की कमी है? आपकी सरकार उनको पैसा देती है। हाफिज सईद के जो सारे फंड्स फ्रीज है। हाफिज सईद की तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी जमातुल दावा, वो चैरिटी का काम कर रही थी, वो इसकी फलाह का काम कर रही थी। हमारी अदालत ने जो उसको सजा दी है वो इस बात के ऊपर दी है कि तुमने फंडिंग की लश्कर तैयबा को या उन जिहादिस्ट, उन टेररिस्ट को। ये तो हमने उसको टेरर फाइनेंसिंग के केस में कन्विक्ट किया ना, वो सजा किस लिए भुगत रहा है? आप बात को समझे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो सिर्फ चैरिटी का काम कर रहे थे, नहीं कर रहा कि कसाब पाकिस्तानी नहीं था। अब्दुल समद साहब, आप खुद ही अपनी बात को काट रहे हैं। अगर वो इतना ज्यादा चैरिटी का काम कर रहे थे तो आपकी अदालत ने उनको सजा क्यों सुनाई है? ये तो आप खुद अपनी बात को काट रहे हैं कि एक आदमी को जिसको पाकिस्तानी सरकार पैसा दे रही थी उसको खुद पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग के लिए उन्होंने अक्यूज मांगा है। बट एक सेकंड, जनरल सिवाज साहब, यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। अजमल आमिर कसब से लेकर के बाबर तक ये सब अपने आप ही ट्रेन भी हो जाते हैं, बंदूक भी पकड़ लेते हैं, ग्रेनेड भी पता नहीं कहां से खरीद लेते हैं, कराची की बाजार में मिल रहे हैं ग्रेनेड, और फटाफट उड़ी पहुंच जाते हैं। देखो, बिल्कुल नहीं, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, यहाँ से बच्चे जो गरीब हैं, जो उनको फुसला के, उनको बहका के, उनको लालच दे के लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी ग्रुपों में डाला जाता है, फिर उनको ट्रेन किया जाता है, उसको इंड्रोक्टिनेट किया जाता है, और फिर उनको बार बार बताया जाता है कि कश्मीर के अंदर जो है वहां पर सिचुएशन कैसे खराब है, मुसलमानों के अगेंस्ट किस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, और फिर इनको पंप इन किया जाता है भारत की तरफ। इसमें कोई शक नहीं कि फरवरी के बाद जो सीज फायर था उसमें काफी होल्ड किया, मगर जैसे ही पाकिस्तान ने देखा कि अभी तालिबान का रूल आ गया है अफगानिस्तान में, अब हमें फोकस नहीं करने की जरूरत वेस्टर्न बॉर्डर में, तो इनका फोकस ईस्टर्न बॉर्डर में हो गया, सीज फायर वायलेशन की। और ये 10,000 आतंकवादी लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के, जो कि अभी लड़े थे अफगानिस्तान में
तालिबान के साथ कंधा से कंधा मिला के। वो अभी लैश है M4 और M16 जो अमेरिकन वेपन छोड़ गए, और वो अभी भारत की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज में आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक बड़ा खतरा है। और अभी वैसे ये कैंपेन सीजन है, मैंने वहां पर ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल पे मत्सर सेक्टर में। मैं जानता हूं कि करीब दिसंबर तक बहुत इन्फिल्ट्रेशन अटैक करी जाएंगी। मुझे लगता है इस साल दिसंबर तक नहीं, ये सर्दियों में भी ये हॉट विंटर्स होंगी, क्योंकि ये करीब पर जनरल सिवात साहब, सवाल ये पूछा जाना चाहिए ना कि जो लोग चलिए भेजते हैं तो भेजते हैं, ऊपर से मानवाधिकारों की बात भी करते हैं। हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के, हर पटल पर जाकर के इमरान खान साहब कहते हैं कि यहाँ पर कश्मीर में देखिए क्या हो रहा है, कश्मीर के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। खुद नहीं बताते हैं दुनिया को कि क्या क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें एक बड़ा सिंपल पॉइंट है, ये बार बार बोलते हैं पाकिस्तान के कि हम वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टेररिज्म बनाया किसने? स्टार्ट तो आपने किया, और आपका ही बनाया हुआ ये टेररिज्म है, तो आज आपको तो काटेगा। अगर आपने टेररिज्म बनाया तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज आपके ऊपर अटैक करेगा। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आने वाले समय में इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये सोच लें, तालिबान आने के बाद अफगानिस्तान में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएं करेगा। कमर चीमा, जब विक्टिम ऑफ टेररिज्म आप कहते हैं तो आतंकवाद बनाया आपने, और हाँ विक्टिम होते हैं ऐसे बाबर जैसे लड़के जिनको आप भी विक्टिमाइज करते हैं। हाँ बिल्कुल। कमर चीमा साहब जी, तो कौन है विक्टिम टेरर का? ये लड़का? और किसने बनाया इसको विक्टिम? उसने जिसको इसको पैसे का लालच देकर के यहां भेजा मरने के लिए। देखिए, ये जो आपकी फौज में और आपकी पुलिस में ये जो बॉलीवुड से ट्रेनिंग ली हुई है ना, कि हर महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद ये कर दो, कहीं से ड्रोन आ गए हैं, फायरिंग हो गई है, कभी हमारे यहाँ पे हमला हो गया है, वहां से घुसपैठिए आ गए हैं, सीमा पार ये हो गया, लोग क्रॉस करके ये आ गए। पहले तो ये तो जो आप लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है ना, ये तो उस ट्रेनिंग की वजह से। कमल चीमा साहब, ये बताइए कि आपकी जो आपका पूरा इतिहास रहा है, जहां आप अपने खुद के लोगों को पहचानने से ही मना कर देते हैं, आप ये भी मना कर देंगे कि ये 19 साल का लड़का पाकिस्तान का रहने वाला है। जैसे आपने कारगिल में मरने वाले अपने सारे जवानों, अपने अफसरों से पल्ला झाड़ लिया था, वैसे इससे भी पल्ला झाड़ लेंगे, जैसे आपने कसब से झाड़ा था। मेरी बात सुनो मैडम, मेरी बात। जैसे आप अपने भेजे हुए आतंकियों के बॉडीज तक नहीं लेने आते हैं, उनको यहां पे दफन किया जाता है। मैडम मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि मैं तो आपकी बॉलीवुड को मुबारकबाद देता हूं कि वो बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इंडियन पुलिस को और इंडियन फौज को ट्रेनिंग दी हुई है। सर, आप बॉलीवुड की चिंता मत कीजिए, कम से कम अब जबकि ये लड़का पकड़ा गया है ना, इसके घर वालों को जो 30,000 रुपए बाकी बचे हैं, कम से कम अपनी ISI को कहिएगा कि वो 30,000 रुपए उनको जाके दे दे, वो 30,000 रुपए ना चोरी करे। उस 30,000 के लिए ये लड़का अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपकी फौज इतनी नालायक है, लाखों की फौज, उसकी चिंता आप मत कीजिए सर, कम से कम ये वो तो फौज है जो ना सिर्फ आपके भेजे हुए सोल्जर्स को एक रिस्पेक्टेबल बेरियल देती है, बट आपके भेजे हुए आतंकियों को भी सरेंडर करने की इजाजत देती है। आप जिनको मरने के लिए भेजते हैं, जब वो हथियार डालते हैं, हम उनको जीने की इजाजत देते हैं। ये याद रखिए सर, ये होती है फौज। आप फौज की चिंता मत कीजिए सर, आप फौज की चिंता मत कीजिए। अभी आप इधर थोड़ा सा कुछ टेढ़ा टीवी पे बोलेंगे ना, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की फौज क्या है और क्या करती है। आप तो फौज की चिंता मत ही कीजिए कमर चीमा साहब, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर आकर के भारतीय टेलीविजन पे कम से कम भारतीय फौज के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। एक सेकंड, तो जनरल सिन्हा, ये बात तो साफ हो गई है, ये बात साफ हो गई है, मतलब ये बात साफ हो गई है। जैसे कारगिल में पकड़े गए, कारगिल में मारे गए जितने वो सैनिक थे पाकिस्तानी नहीं थे, अजमल आमिर कसब पाकिस्तानी नहीं था, बाकी जो 9 आतंकवादी मारे गए थे 26/11 के दौरान वो पाकिस्तानी नहीं थे, वैसे ये आदमी भी बाबर पाकिस्तानी नहीं है। बड़ा तरस आता है, ऐसा है कि मुझे आप पे बड़ा तरस आता है, आप अपनी फौज की सारी सच को डिफेंड करती रहती हैं। डिसीट एंड डिसेप्शन, ये पाकिस्तान की पुरानी स्ट्रेटजी है। आई रिपीट करता हूं, LDD, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन। और मुशर्रफ ने बोला, जियाउल हक ने बोला था
कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म तो हमारा हथियार है, वो हम जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो उरी में जो हरकत हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैक्सिमम लोगों को इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं। और यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर जो जयचंद बैठे हुए स्लीपर सेल्स और OGW, उनका सपोर्ट लेके ये आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान समझता था कि उसने बहुत बड़ा सफलता हासिल कर लिया, झंडे गाड़ दिए तालिबान के बहुत झंडे करें। आप ये जो एज है इसमें आप अल्लाह अल्लाह किया करें, जो बेरोजगार हुए हैं कि अल्लाह अल्लाह करने के और नेक काम करने के आपकी उम्र है पोते पोतियां खिलाने की, और आप यहाँ पे बैठ के झूठ डिफेंड करते रहते हैं। जब अल्लाह ने आपको मौका दिया कि आप अपने पोते पोतियों को खिलाएं, आप उनको डिफेंड करते रहते हैं, अपनी फौज को उसकी झूठ को डिफेंड करते रहते हैं। जज साहब, आपने भी अल्लाह को प्यारे होना, इस तरह की काम ना करें जो आपके ऊपर बोझ बने। आप जज साहब अपनी फौज की झूठे बातों को डिफेंड न किया करें। मीडिया की तो बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी है, एक सेकंड, मुश्किल जिम्मेदारी है। एक सेकंड, बाकी सब कुछ छोड़िए, कमर चीमा साहब, आप सिर्फ इतना बताइए, अली बाबर पाकिस्तानी है या नहीं है? मैडम, ये आपकी फौज ने सारे कैरेक्टर वो पाकिस्तानी है या नहीं है? आप हमारी फौज पे बायोपिक क्यों बना रहे हैं भाई साहब? आप अपनी चिंता कीजिए। आप ये बताइए कि अली बाबर पाकिस्तानी है या नहीं है? अरे नहीं बोले है या नहीं है? अली बाबर पाकिस्तानी है या नहीं है? स्पेशलिस्ट है मैडम। फौज ने जो है ये झूठ बोलने में इन्होंने PhD कर रखा है, ये कभी नहीं मानेंगे। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं था, कसाब इनका आदमी नहीं था। चलिए, आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको जो एक स्क्रिप्ट दी जाती है, आप वो पाकिस्तानी आर्मी और ISI की स्क्रिप्ट ही आकर के पढ़ेंगे भारतीय टेलीविजन पे, नहीं तो आपको उनका गुस्सा झेलना पड़ेगा। आप बताइए याकूब साहब, आप तो वहां की पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ये आदमी पाकिस्तानी है कि नहीं है? अली बाबर की किस्मत अच्छी थी कि उनका सामना भारतीय सेना से हुआ। उन्होंने जब हथियार डाले, हमने उनको जिंदा छोड़ दिया। कल को अगर ये वापस पाकिस्तान लौटना चाहता है, आप मानेंगे कि अली बाबर पाकिस्तान, एक कमर चीमा की वॉल्यूम कम कर दीजिए, क्या अगर कल ये वापस पाकिस्तान लौटना चाहता है, आप अली बाबर को मानेंगे कि वो पाकिस्तानी है या नहीं? देखिए, कोई भी शख्स पाकिस्तानी हो, पहली बात तो शुक्रिया कि आपने कम से कम ये तो मुझे क्रेडिट दिया कि मैं किसी का स्क्रिप्ट आके नहीं पढ़ता। थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, कोई भी शख्स, चाहे वो अगर पाकिस्तानी है, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन में पकड़ा गया हो, टेररिज्म में पकड़ा गया हो, पाकिस्तान कभी उसको डिसऑन नहीं करेगा। तो आप मानते हैं वो पाकिस्तानी, चाहे वो कुछ भी हो? आप मानते हैं वो पाकिस्तानी? अच्छा, देखिए, अभी क्योंकि आपने कहा कि अभी तक अपने सिपाहियों को प्रूफ नहीं आया, धिक्कार है पाकिस्तान पे। आपने बताया कि कारगिल वार में क्यों डिसऑन किया, उसके डेड बॉडी हमने दफनाया। अरे शर्म करो, यूज एंड थ्रो कल्चर में विश्वास करते हो, इस्तेमाल करो और डस्टबिन में फेंक दो। अपने जवानों का तो सम्मान करो। कारगिल में गट्स होना चाहिए था तुमको कि हाँ, ये हमारे सिपाही हैं। क्यों नहीं एडमिट किया? कायर देश, अपने सेना के लोगों को सम्मान करना नहीं जानते हो, क्योंकि उससे तुम्हारे भंडाफोड़ हो जाता। ये पाकिस्तान के जवान थे, कुर्बानी दे दिया। अरे कितना झूठ बोलोगे, कुछ तो शर्म करो, कितना झूठ बोलोगे। चलिए, बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए ये मानना कि ये सच में पाकिस्तान से आया है, कि ये सच में पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये मान लिया तो आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि इसके हाथ में बंदूक किसने थमाई, अब्दुल समद याकूब साहब, और किसने इसको ग्रेनेड, पिस्टल और AK-74 के साथ उड़ी तक पहुंचने में मदद की। बहरहाल, मैं वही बात फिर से बोलूंगी जो कि मैंने शुरुआत में बोली थी, कम से कम अब जबकि इसको पकड़ लिया गया है, ये इंडिया में है, इसकी जो फैमिली है, इसका जो परिवार है पंजाब में, जिनको सिर्फ 50,000 रुपए का लालच दिया गया था, कम से कम वो पैसे उनके घर पे पहुंचे। Book your seats for engineering courses. BFIT Group of Institutions, सुधोवाला, देहरादून। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह पंजाब कांग्रेस में घमासान मच गया। एक और बड़ी खबर, चन्नी सरकार में शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफे के बाद से ही
ऐसा लगता है जैसे इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। अब से कुछ देर पहले पंजाब कैबिनेट में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दिया था। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी आज इस्तीफा दिया और सबसे ताजा खबर यह है कि एक और पंजाब के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं योगिंदर ढींगरा, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू के बाद ये तीसरे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं पंजाब में जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी कि क्या ये एक तरीके से बगावत मानी जा सकती है चन्नी सरकार के खिलाफ? आपको याद होगा कि सुबह अपना इस्तीफा देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा था कि मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। रजिया सुल्ताना ने क्या कहा इस्तीफा देने के बाद, सुनिए। मैडम डीजीपी साहब ने कहा कुछ फैसले ऐसे लिए गए जो पीपीसी प्रेसिडेंट को मंजूर नहीं थे, आपको पता था जी? नहीं, मुझे तो पता क्या, सभी को पता था कि कुछ ऐसा है जिसमें गड़बड़ थोड़ी सी होने वाली है और हुई है। अभी बात कर लें प्लीज, फिर मैं आपको बताऊंगी। कांग्रेस का खराब हुआ इससे पंजाब कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगी, सिद्धू साहब जो हैं वो वसूलों के आदमी हैं। ठीक है, नहीं वो क्या सारा कुछ अपना मनाना असूल होता है? नहीं, सारा कुछ उन्होंने अपना क्या मना लिया, बताएं उनके कैबिनेट क्या मनाया, क्या मनाया उन्होंने अपना? आपने बदलना चाहा, एक बात सुने, हमने नहीं लिया इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का। उन्होंने, देखे ऐसे आप गलत बयानी ना करें और इस तरीके से बात ना करें। आपको याद होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल दिल्ली में हैं। बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या उनकी मुलाकात बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के साथ होने जा रही है। उन्होंने इन सब खबरों को तो खारिज कर दिया, पर नवजोत सिंह सिद्धू पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा है कि अगर वो बात संस्कारों की करते हैं तो क्या हैं उनके संस्कार, या फिर वो सिर्फ भूमिका बांध रहे हैं किसी दूसरी पार्टी का दामन थामने से पहले। सुनिए। आदमी अनस्टेबल है जी, और उसने आप ही दिखा दिया, उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया जी। सर भाई साहब सर उन्होंने कैप्टन साहब उन्होंने जल्दी इस्तीफा सर, जबकि आप ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ प्रेसिडेंट है, अच्छे लीडर है, ऐसी उन्होंने चौहान नाल प्रधान बनाया, कोई ऐसी गल नहीं है। देखो सिद्धू साहब पर मैनू पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है। इसका मतलब ये है। रंजीता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं इस बड़ी खबर पर। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं कांग्रेस में। चल क्या रहा है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है? रंजीता, क्या इसमें पढ़ा जाए? नवजोत सिंह सिद्धू को चन्नी के सामने अब अपना जो सपना था वो अधूरा नजर आ रहा था। सपना था मुख्यमंत्री बनने का, जिसकी बात हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह भी करते रहे। उन्होंने कहा था कि वो उनका एकमात्र लक्ष्य है कि वो मुख्यमंत्री बने, और जिस तरह से ये बगावत हो रही है, एक के बाद एक प्रदेश में मंत्री से लेकर और संगठन में जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तमाम एक के बाद एक जो है वो इस्तीफे की झड़ी लगती जा रही है। कांग्रेस में जिस टूट की बात कही जा रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से कामकाज कर रहे थे उससे नाराज थी, लेकिन आज जो स्थिति कांग्रेस की दिख रही है पंजाब में, उसमें ये कि अंदर ही अंदर एक अलग धरा जो है वो सिद्धू ने खड़ा कर दिया है कांग्रेस का, और यही कारण है कि उनके साथ के जो लोग हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। सबसे जो पशोपेश वाली स्थिति है वो कांग्रेस आला कमान की है, क्योंकि उसे जवाब नहीं सूझ रहा। राहुल गांधी के 2 दिन के वायनाड के दौरे जो है वो डिटेल आ गए हैं कि कल और परसों राहुल गांधी वायनाड में रहेंगे। जब पंजाब में इतना क्राइसिस है, राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर निकल जाएंगे। इसका मतलब कि आज की रात जो है वही बचा है कांग्रेस के पास
पास, नेताओं के पास बैठक कर इस पूरे मामले की समझाइश क्या हो या इस मामले का रास्ता क्या निकले, वो देखने के लिए यहाँ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरीश रावत भी हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। और इनके अलावा जो 2 पर्यवेक्षक जो सरकार मुख्यमंत्री बदलने के लिए पंजाब गई थी, वो दोनों भी दिल्ली में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि गुपचुप इन नेताओं ने आपस में बैठक की है और राहुल गांधी के साथ जल्द ही वो बैठक करेंगे और जो रास्ता निकल सकता है पंजाब में, क्योंकि अब नेतृत्व को कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा दिलवाने के बाद जो रास्ता निकलता था वो नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ, जो भरोसा कैप्टन के जाने के बाद सिद्धू पर दिखाया था कांग्रेस ने, उस भरोसे को सिद्धू ने कायम नहीं रखा। एक ये भी कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कि जो आज जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसकी तार आम आदमी पार्टी से जुड़ती है, लेकिन इसके पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं आ रही है। सूत्रों का ये कहना है कि आज जो टाइमिंग उन्होंने चुनी है वो इसलिए क्योंकि कल केजरीवाल चंडीगढ़ जाएंगे, तो नज़र दिल्ली पर भी बनी रहेगी और पंजाब चंडीगढ़ पर भी बनी रहेगी कि वहाँ क्या डेवलपमेंट होता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए हैं, वो कहते हैं कोई पॉलिटिकल मीटिंग वो नहीं करेंगे, लेकिन कपूरथला हाउस पहुँचकर वो पीछे के दरवाजे से निकल गए हैं। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, किसी से मुलाकात कर सकते हैं। कुछ जो कैप्टन के करीबी है उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि हमारे साथ भी कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है कि आखिर अगला दाव कैप्टन का भी क्या रहेगा। आपसे सीधा सवाल पूछूंगी रंजीता, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी की बात की है, कल अरविंद केजरीवाल पंजाब में होंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस में खलबली मचाने के बाद ऐसा मुमकिन भी है कि शायद सिद्धू किसी और पार्टी का रुख करे? देखिए ये जो बात निकल कर आई है आम आदमी पार्टी की, जो तार जोड़ने की बात हम कर रहे हैं कि आज की टाइमिंग और कल चंडीगढ़ में केजरीवाल का जाना, ये दोनों को एक साथ जोड़कर देखा जाए। कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता जो पंजाब की राजनीति करते हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं है, इसकी पटकथा पहले लिखी गई है। वो अलग बात है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ है, तो ऐसे में एक बयान उनका उस तरह से भी देखा जाए, लेकिन सत्य को ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता है पद्मजा। जिस तरह से कल पहुंचेंगे केजरीवाल और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का क्या रुख रहता है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान से अब तक वो संपर्क में नहीं है, किसी से बातचीत उनकी अभी भी नहीं हुई है। प्रियंका गांधी जिनके सबसे ज्यादा करीबी कहे जाते हैं, उनके ऑफिस में भी अब तक नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत और संपर्क नहीं साधा गया है। तो ऐसे में नाराजगी खत्म होने की और बीच का रास्ता जो लगातार कहा जा रहा है कि एक निकालने की कोशिश है, वो भी दिखती नजर नहीं आ रही। जी रंजीता, क्योंकि आपने सत्य की बात की है, हाल फिलहाल में कांग्रेस में ये बहुत बार सुना गया है कि लोग कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, और उसके कुछ ही दिनों में कोई ना कोई कांग्रेस का दामन छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है। पर गुरप्रीत, आपके पीछे जो नवजोत सिंह सिद्धू का घर है उसमें लगातार मीटिंग चल रही है, क्या हलचल है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम दर्शकों को दिखा दें कि हम पटियाला से रिपोर्ट कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का घर है, हम देख सकते हैं अंदर लगातार जो एमएलएज और जो वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वो अंदर मीटिंग कर रहे हैं। आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी गुरप्रीत, माफ कीजिएगा, क्योंकि योगेंद्र ढींगरा जी जिन्होंने बस कुछ ही मिनटों पहले इस्तीफा दिया है सिद्धू साहब के समर्थन में, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, क्या वजह थी आपकी इस्तीफा देने की? मैंने सिद्धू जी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया जी, बस कोई वजह नहीं, बाकी इतनी वजह। सिद्धू जी के समर्थन में, पर उनको किस तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने को बोला गया? अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज पता होगा आपको। नहीं, मुझे को मैंने उनका इस्तीफा देखा, मेरा कोई औचित्य नहीं बनता था कि मैंने भी उसके साथ दे दिया। तो आपका समर्थन सिद्धू जी के साथ है, चन्नी साहब के साथ नहीं? मेरा समर्थन सारे के पास है, मेरा समर्थन, मैं कांग्रेस हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा, मरदे दम तक रहूंगा। मैं बूथ लेवल का वर्कर था, बूथ लेवल पे मैंने काम किया, बूथ लेवल पे करता रहूंगा। तो चन्नी साहब की सरकार तो चल रही है। अच्छा, योगेंद्र ढींगरा जी ने वहां फोन लाइन काट दिया, कुछ भी बोलने को और तैयार नहीं है, बस सिद्धू के समर्थक हैं, इतना ही, दो टूक उनका बोलना है, समर्थन है तो सिद्धू के साथ। तो गुरप्रीत, आप क्या सुन रहे हैं?
जी बिल्कुल, हम दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें कि अंदर नवजोत सिंह सिद्धू के अंदर मीटिंग चल रही है लगातार। जो अभी तक हमें पता चला है तो काफ़ी नेता आ चुके हैं, तो हम देख रहे हैं लगातार कारें यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार नेता यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की बात की जा रही है। तो जो ये बार बार बात कही जा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे पंजाब के मुद्दों को लेके, वो बात बार बार दोहराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पार्टी की स्ट्रेटजी है, जो नवजोत सिंह सिद्धू की स्ट्रेटजी है, वो यहाँ बनाई जाती है। क्योंकि पहले सबसे पहले ये है कि रजिया सुल्ताना यहाँ आती है और आके पहले मीडिया से बात करती है, अंदर जाते ही रिजाइन देते हैं। रिजाइन के बाद इमीडिएटली हमने देखा कि जो गुलजार इंदर चहल उनका भी रिजाइन आता है। उसके बाद हमने प्रगट सिंह का भी देख रहे हैं कि वो रिजाइन देने हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जाएंगे, पहले पटियाला सिद्धू से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी हाईकमांड है उसको ब्लैकमेल करने की तैयारी की जा रही है, कहीं ना कहीं उनकी आर्म ट्विस्ट की जा रही है, ताकि जो भी मुद्दे, जो भी इशू किए जाएं, जो भी पंजाब में अपॉइंटमेंट की जाए नवजोत सिंह सिद्धू से की जाए। अगर अब बात करें खेमे की, पहले 2 खेमे थे, नवजोत सिंह सिद्धू खेमा था और कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमा था, लेकिन अब बात क्लियर हो गई है, नवजोत सिंह सिद्धू खेमे के बीच में एक खेमा निकला है। क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि जब जैसे कि हमने देखा कैबिनेट बनती है, कैबिनेट के बाद आज पोर्टफोलियो डिवाइड होते हैं, पोर्टफोलियो के बाद सारे मंत्री यहाँ आने चाहिए। अगर उनको ये था कि रिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मंत्री यहाँ आने चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ में चरणजीत जो नए सीएम है वो वहाँ पे कैबिनेट रखते हैं, वहाँ कैबिनेट में भी लोग मौजूद है, वहाँ भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, वहाँ भी काम चल रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग जैसे फॉर्मर डीजीपी है, जो मीडिया एडवाइजर भी है नवजोत सिंह सिद्धू के, वो आते हैं, रजिया सुल्ताना उनकी पत्नी है, जो वो साथ में आते हैं। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो एमएलए अमृतसर के इंद्रवीर बलौरिया वो आते हैं, कुलजीत नागरा वर्किंग प्रेसिडेंट है वो आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं खेमे में खेमा बन गया है। और ये जो राजनीति है अब ये देखनी है ये उथल पुथल किधर तरफ जाती है। नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी जी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। तो जो अध्यक्ष पद से सिद्धू ने आज दिन में इस्तीफा दिया था, वो कांग्रेस आला कमान ने उस इस्तीफे को अभी तक मंजूर नहीं किया है। रंजीता, इसको कैसे समझा जाए कि कोई जाना चाहता है पर उसको हाथ पकड़ के रोका जा रहा है? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही ये खबर आई है और नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर कि कांग्रेस नेतृत्व इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रहा है। मान मनोबल की स्थिति चल रही है। जो चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जो उनका गुट चाहता है, एक दबाव की राजनीति, जैसा हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि एक दबाव देने की जो कोशिश की जा रही है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। और यही वजह है कि अभी फिलहाल में उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया है। बातचीत की जा रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बातचीत का दौर चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि संपर्क किया जाए और जो भी आपसी जो जिन चीज़ों पर नवजोत सिंह सिद्धू को दिक्कत है, खासकर राणा गुरजीत, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि कैबिनेट में उनके शामिल होने पर सबसे ज़्यादा आपत्ति नवजोत सिंह सिद्धू को हुई थी। दूसरी ये कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनको वो स्टेप डाउन करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मंत्रिमंडल का हिस्सा हो। तो वैसे लोगों पर क्या कांग्रेस पार्टी उस पर स्टैंड लेगी या फिर नवजोत सिंह सिद्धू को की जो नाराजगी है उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस का एक बार फिर जो फैसला होगा वो नवजोत सिंह सिद्धू के फेवर में रहेगा? तो ये बात मान सकते हैं हम कि शायद कांग्रेस आला कमान, रंजीता, जो सिद्धू की मांगे हैं उनको मान भी सकती है, क्योंकि गुरजीत वहां बता रहे हैं पटियाला से कि भले से ही कई सारे नाम लिए जाएं कि जो एडवोकेट जनरल हैं उससे नाखुश थे या राणा गुरजीत को कैबिनेट में लाने से नाखुश थे सिद्धू, पर असली लड़ाई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की है, वो मिल सकती है सिद्धू को। देखिए, लड़ाई यही है, लेकिन अब जितना मैं कांग्रेस को समझती हूँ, कांग्रेस में पद मिलना उतना ही मुश्किल है और पद से हटाना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं ले पाती और वो भी दलित चेहरा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का जोखिम उठाएगी कि चरणजीत सिंह चन्नी, जिसको मुख्यमंत्री बनाया, महत्वाकांक्षा है नवजोत सिंह सिद्धू की मुख्यमंत्री बनने की, जो लगातार कैप्टन भी कहते रहे हैं, और जो मैं की राजनीति नवजोत सिंह सिद्धू करते हैं उससे कांग्रेस पार्टी तबाह हो जाएगी। यही
इशारा भी नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कैप्टन ने किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका रास्ता ये निकाले कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बना दे, इस तरह की स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व कह रही है कि ये स्थानीय संकट है, समाधान का रास्ता जो है वो स्थानीय संकट को केंद्रीय दखल तब देगी जब राज्य ना संभाल पाए इस चीज को। इसका मतलब कि ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो अब प्रभारी महासचिव हरीश रावत पर दे दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अब कांग्रेस में जनरली जो कांग्रेस की परंपरा है, कांग्रेस जिस तरह से काम करती है, जनरल सेक्रेटरी का काम होता है स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप के बीच में। बेहद दिलचस्प बात आप बता रही है कि ये कहा जा रहा है कि अभी केंद्रीय नेतृत्व को दखल देने की जरूरत नहीं है, ये स्थानीय क्राइसिस है और स्थानीय क्राइसिस को संभालने के लिए जिसको बुलाया जा रहा है वो खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में है उत्तराखंड में। वहां के चुनाव को कब वो देख पाएंगे ये अलग ही कहानी है। बहरहाल इस कहानी पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल